ठीक है क्या बेसिस एंड सॉल्व वाले जो पीछे करते हैं तो सब हो गया है। ऑनलाइन ज्वाइन करें तो मतलब सिर्फ इस नोटबुक से पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। केस स्टडी आज केस स्टडी आज टीम केस स्टडी आज आती तो है नहीं, बता देते हैं। आती है सर आती है मैथ्स का एग्जाम कंप्यूटर नहीं के अकॉर्डिंग मैथ्स में तो आई नहीं। सर वो स्टैंडर्ड की नहीं आई थी, बेसिक की आई थी। इनको गलत बताया था, हमें तो बताया दो काम एक दिन ऐसा आएगा कि साइंस स्टैंडर्ड और बेसिक सौम्या त्रिपाठी ने ज्वाइन कर दिया। चलो ओके, वीडियो चला जाए सौम्या तो बता देना, फिर दूसरा फोन लगा देंगे। So, okay. Why does the color of copper sulfate? सर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा, why does the color of copper sulfate, zoom करो, जूम करो अपना फोन। बोलो। हाँ सर अब दिख रहा है। चलो, why does the color of copper sulfate changes when iron nail is dipped on it? Changes नहीं when iron nail, इस बात नहीं करो, सो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो CuSO4 का एक्वियस सोल्यूशन है, और उसमें आपने क्या डाल दिया, आयरन का नेल डाल दिया, तो फिर क्या होगा, FeSO4 का एक्वियस सोल्यूशन बन जाएगा और कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ आयरन था तो इसको क्या कहेंगे, ये ब्लू कलर का है और ये लाइट ग्रीन है। सो देखो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अच्छा हाँ सर, ऐसे आयरन का कलर क्या होता है अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें? दिस प्लेसेस आयरन ऑक्साइड रेड कलर का होता है। सो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, जिसका Fe2O3 फार्मूला है, आयरन डस्ट है, वो रेड ब्राउन है, रेड ब्राउन। Fe3 जो आयन है उनका कलर रेड ब्राउन है, और Fe2 आयन का क्या कलर है, दैट इज ग्रीनिश। बात समझ में आई? तो जो आयन जैसा होगा वैसा कलर होगा। अब देखो, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। सो कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। It is example of displacement reaction. Example of displacement reaction. Second question. Now, when a metal X is added to a salt solution, X is added a salt solution of a metal Y, then metal X plus salt solution of metal
Y gives metal Y plus salt solution of metal X. So mention what can you draw regarding the activity of X and Y. Mention what information it gives about activity of metal X and Y. So more active metal displaces less active metal from their salt solution. So here, which metal is more active? X is better. So more active metals displaces less active metal from their salt solution. So metal X is more reactive than metal Y and is above than Y in activity series. It is above Y, ठीक है? In activity series. क्रियात्मक श्रेणी में ये उससे ऊपर रहेगा. Now, can oxidation or reduction takes place alone? Place alone. Why or why not? Why or why not? What does these reactions called? So, no. If something is getting oxidized, that is releasing electron. Oxidation का मतलब क्या होता है? Releasing electron. Then other substance has to get reduced. Then other substance has to get reduced. Get reduced. Reduction का क्या मतलब है ध्रुवांशी? रिडक्शन मतलब किसी से कोई सब्सटेंस है जो हाँ जो वो हाँ, बोलो और छोड़ कितना? देता है तो Addition of H plus ion, loss of electron, and उतना नहीं बताना है. That is जैसे releasing electron. अब यहाँ क्या बताओगी? Gaining electron. इतना ही बोलो. Gaining electron तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा. ऐसे तो रिलीज नहीं कर दिया जाएगा. So reduction and oxidation go hand in hand. So reduction and oxidation go hand in hand, साथ साथ चलते हैं. Such reactions are called, which reactions are Anshika not redox reactions? जो मतलब क्या बताएं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि which reactions are not मतलब नहीं redox. था, बोलो. किसी का हमको समझाना ये था। ठीक कह रहे हैं. जैसा इन्होंने बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता. देखो इस बात को कि which reactions are not redox reaction. वैसे हमने एसी ऊपर कर दिया है, फिर भी ठंड लगे तो जगह बदल दीजिएगा. सो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट reactions are
नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। तो बाकी सब में होगा। देख लो अभी बता रहा हूं। एज एक्सचेंज और सभी में होगा ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन इट। जैसे Na2SO4 और प्लस BaCl2 तो क्या होगा NaCl प्लस BaSO4, तो ये सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा और ये सोल्यूशन में रहेगा। और ये दोनों पहले तो सोल्यूशन में थे, लेकिन जैसे ही उसको सल्फेट जैसा भारी पदार्थ मिला तो फिर वो क्या हो गया, वो नीचे बैठ गया। तो इसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। और ये प्रेसिपिटेट किस कलर का है? वाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा अब यहाँ Na प्लस में है क्या, और SO4 2 माइनस, Ba 2 प्लस है और ये माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, और ये 2 प्लस और ये 2 माइनस। क्या किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आया है? जो जैसे था वैसे ही रहा, बस आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो इस तरीके से चूंकि इनमें जो जैसा रहता वैसे ही रहता है, ना किसी ने रिलीज किया है। सो हियर नो इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड बाय एनी स्पीसीज एंड नो इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एनी स्पीसीज। हियर नो इलेक्ट्रॉन इज released by any species and no electron is gained by any species। देख लीजिए 5th क्वेश्चन। मान लो NaCl में वाटर डाल दिया जाए, देख लीजिए ब्राइन सोल्यूशन, क्लोरल प्रोसेस, तो क्या बन गया NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। किसका रिडक्शन हुआ है? बोलो। हाँ अंशिका, पता नहीं है, जैसा बताना चाहें। ये प्लस है और ये माइनस है। अच्छा यहाँ Cl की क्या वैलेंसी? 0, क्योंकि Cl ने Cl के साथ शेयरिंग की है। यहाँ तो किसी से छीना झपटी हुई नहीं। Cl और Cl आपस में मिले होंगे कि नहीं? बोलो। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक जैसे जब होते हैं, होमोजीनियस स्पीसीज होती है, तो वो आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। यहाँ तो कोई किसी ने नहीं किया, तो ये 0 है और ये माइनस है। तो बताओ क्लोरीन से क्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन दिया गया कि लिया गया? दिया गया। तो क्या ये रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है? और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कहा था? रिडक्शन। हमें नहीं मालूम है, जैसे ये गाइड करें, ध्रुवांशी क्लास को गाइड कर रही है। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या कहा? ध्रुवांशी ने ऑक्सीडेशन। अच्छा गेनिंग भी किसी ने की होगी, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया होगा? क्या यहाँ ये प्लस में था ऑक्सीजन के पास? अच्छा ये 2 माइनस में था, तो यहाँ पर इसकी 0 हो गई, तो इसने क्या किया होगा? प्लस से 0 होने के लिए क्या उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? प्लस से तो प्लस है, H प्लस है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन दोगे तो हमको 2 हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ H2 बन के, क्योंकि 2 को 2 मिल जाए। उससे 2 छीने गए थे ना, तो पहले उनमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर आपस में शेयरिंग कर लेंगे। चलो तो बोलो यहाँ क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस और ये समझ लो कि अगर यहाँ पर क्या है? प्लस है और ये क्या हो गया? तो इस तरीके से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ। तो इसमें देख लो कि अगर संख्या में क्या हो, बोलो, घटत हो तो रिडक्शन, बढ़त हो, माइनस से 0 हो गया तो बढ़त हुई कि घटत? बढ़त हुई। माइनस से 0 तो उससे फायदा हुआ, फायदे को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और घट जाए प्लस से 0 हुआ, तो अगर एक नंबर लाइन बनाओ और यहाँ -1 और यहाँ 0 लिखो और इसी तरीके से +1, तो बढ़त किसकी हुई है? क्लोरीन की। और घटत किसकी हुई है? मान लो जैसे प्लस से 0 हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की, तो जो घटे वो रिडक्शन है। टेक मत लगाओ। अब जैसे आप समझ में आ गए, समझ सकते हैं। जैसे मान लो इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया तो रिडक्शन। अब जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन ने क्या किया बताओ? अगर मेटल को छोड़े या
जैसे हमने कहते हैं कि H का रिलीज हो, रिमूवल ऑफ H क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ H हो या मेटल, क्योंकि H मेटल के साथ ही खड़ा है, चेक कर लो पहली लाइन में है कि नहीं? तो H हो या मेटल हो। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ सल्फर, क्लोरीन, कोई भी नॉन मेटल हो, वो सब एक साथ खड़े हैं, तो उधर का गेन हो। समझ में आया? जैसे अभिषेक समझो, मान लो H2 और प्लस Cl2 है और 2HCl बन गया है। अब मुझे बताइए क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई, क्या रिड्यूस हुई? तो क्लोरीन क्या चीज रिड्यूस हुई और किस में रिड्यूस हुई, दोनों बताओ। Cl मत बोलो, Cl2। हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि उसने हाइड्रोजन को गेन किया है। और H2 का क्या हुआ है? बोलो। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजेशन कभी कोई टर्म नहीं होती, ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखेंगे बोलो? H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू HCl और Cl2 इज रिड्यूस्ड टू HCl। तो Cl2 का इसमें रिडक्शन हुआ है, तो किसका रिडक्शन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सुप्रिया डिफाइन करो। सर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो कोई बात नहीं, मिसगाइड करो क्लास को। लिखा भी है बोर्ड पे, ये भी नहीं, इतनी ईमानदार बन रही हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एक एक्स मेटल है और सॉल्ट सोल्यूशन वाई का है। उसने अपना खुद का सोल्यूशन बना लिया और मेटल वाई को कह दिया तुम हटो यहाँ से, जैसे इसमें हुआ था, कॉपर को हटा दिया था। तो जो जबरदस्त होगा, विच इज स्ट्रॉन्गर या मोर एक्टिव, वही तो सॉल्ट सोल्यूशन बनाएगा। तो जैसे Fe ने अपना बना लिया था सॉल्ट सोल्यूशन, तो ऐसे X ने बना लिया, तो X इज मोर एक्टिव एंड इट विल कम एट डाउन। जरा देखें कि अब देखिए कि CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। तो ईशान बताओ CuO से Cu का क्या हुआ? क्योंकि रिडक्शन क्यों हुआ? रिमूवल हो गया। और H2 से H2O का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और H2O का क्या हुआ ध्रुवांशी? ऑक्सीडेशन हो चुका है ना H2 का। नहीं, H2O का क्या हुआ? ये बहुत सही कह रहे हैं, इनका भी बात ध्यान रखना वहाँ पे कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनका कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं तो फिर बाद में एकलव्य की बात ध्यान रखोगे तभी सही रहेगा। CuO is reduced to Cu और H2 is oxidized to H2O। That is gaining of oxygen। O मिले तो ऑक्सीडेशन है, O का फायदा हो तो O है। ओके, नेक्स्ट इज देखिए नाउ an aluminum can is used to store ठीक है। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सृष्टि क्या फार्मूला होता है फेरस सल्फेट का? FeSO4 और फेरिक सल्फेट का Fe2SO4 वोल्ट थ्राइस। It is observed that in few days holes appears, holes या pores उसमें छेद हो गए हैं, appeared in can, तो इसमें छेद हो गए, explain with equation, एल्यूमिनियम में आयरन को ठीक है। डिस्प्लेस इसके करके will this happen if the same ferrous sulfate solution हो? सो अगर मान लीजिए if kept in gold vessel, तो क्या फिर तब भी यही होगा? नहीं, क्योंकि गोल्ड रिएक्टिव अब जरा देखो
Al plus FeSO4, तो Al is more reactive, तो क्या होगा बोलो? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो उससे क्या होगा? ये FeS है, तो ये बर्तन का जो एल्यूमिनियम है वो अंदर चला जाएगा, बर्तन की ही चीज अंदर चली जाने लगी, तो क्या बर्तन में छेद हो जाएंगे? तो अब इससे क्या होगा? ये क्या बना देगा सुप्रिया, यशिका? इनको फार्मूला नहीं, आप तो बताओ, ये तो जानते नहीं हो। बहुत अच्छे, वो भी 93 पढ़ रही हैं, तो और साथ में क्या Fe अलग हो जाएगा? सो एक्वियस प्लस Fe, तो ये सॉलिड बन के अलग हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ 2 लिख लें और ये 3 लिख लें, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। सो तब वैसा एल्यूमिनियम वेसल, ठीक है, being more reactive make its own salt solution, make its own salt solution, खुद का salt solution बना लेगा, and displaces Fe, so holes appear, तो इसलिए होल appear हो जाएंगे in vessel, and आयरन क्या होगा? उसमें से जो सोल्यूशन है वो बहने लगेगा, ooze आउट हो जाएगा, बह जाएगा। अब देखो, so why the taste of and ये displaces the Fe, ठीक है, बस इतनी बात हो जाएगी। Why taste of oily food items changes if it is exposed for few days? तो क्या होगा? जो ऑयल क्या होता है? हाँ, तो ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड इन फैटी एसिड्स, किसमें बदल जाएगा? फैटी एसिड, फैटी एसिड समझते हो? ये होता है फैटी एसिड, CH3COO, इसी तरीके से और आगे की बताएं। विच, वो जो कि क्या होता है? विनेगर की कैसी फाउल स्मेल आती है, ठीक है? विच स्मेल्स फाउल, फाउल, और क्या होगा बोलो? एंड टेस्ट्स बिटर, इट इज अनफिट टू ईट, कड़वापन भी लगेगा, इट इज अनफिट टू ईट, द फूड बिकम्स रेंसिड, फूड becomes rancid and the process is called rancidity। कौन सी 4 ऐसी चीजें हैं सार्थक जो रेंसिडिटी को दूर करने के लिए की जाती है? सबसे आसान क्वेश्चन है, आपके लेवल का और किसी के लेवल का नहीं है। बोलो। हाँ अर्पिता। नाइट्रोजन के साथ फ्लशिंग विद नाइट्रोजन, वो तो वाइट पैकिंग है। रेफ्रिजरेटर और अप्लाइंग एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट, सब चीजें सही बता रहे, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है? तो ये जो चिप्स होते हैं, सो ऑयली फूड इज फ्लश्ड, या तो फ्लश कर दो विद N2 while packing, या दूसरा क्या कर दो, और इट इज वैक्यूम सील्ड, सबसे अच्छा है हवा ही ना डाल दो, और इट इज वैक्यूम सील्ड। अगर मान लो वैक्यूम सील्ड कर दोगे तभी तो हवा नहीं जाएगी। और फूड आर्टिकल्स आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। चलो, फूड आर्टिकल्स आर केप्ट, food articles are kept in
एयर टाइट कंटेनर या फूड इज केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर। और फिफ्थ क्या है? एंटीऑक्सीडेंट is added to it। बोलो। थर्ड पॉइंट है कि फूड आर्टिकल्स आर केप्ट इन ऐसे कंटेनर आते हैं ना जो सील्ड होते हैं, तब तुम्हारा मिक्सचर खराब नहीं होगा। हल्दीराम की भुजिया में होती है जिप लॉक, क्या? जिप लॉक होता है तो वो एयर टाइट है, हवा ही नहीं जाएगी, तो क्या उसका जो तेल है वो फैटी एसिड में बदल जाएगा? बढ़िया फॉर्मल्डिहाइड खाओ। वही तो वो बोल दिया सार्थक ने, फॉर्मल्डिहाइड ही फैटी एसिड बदलता है। शुरू में तुम्हारे बगल में इतने अच्छे लोग बैठे हैं, जो ऑयल है वो फॉर्मल्डिहाइड है, अब बदला किसमें? फैटी एसिड। तो कन्वर्जन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इनटू फैटी एसिड्स, ये सारी चीजें हैं। नाउ नंबर 6 में जब वो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा तो फिर वो लिक्विड में हो जाएगा। हाँ वो सोल्यूशन में आ जाएगा तो फिर और एफी नीचे जमा रहेगा। नाउ इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर from silver nitrate solution, recovery of silver from silver nitrate solution। अगर हमें सिल्वर नाइट्रेट मिल जाएगा, ठीक है, involves displacement of by copper metal, involves displacement by copper metal, write needful chemical reaction for it। needful chemical reaction। हाँ सृष्टि बताओ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बताइए साक्षी। हाँ NO3 होगा। AgNO3 plus हाँ AgNO3 plus Cu gives CuNO3 twice plus बहुत अच्छा। CuNO3 whole twice aqueous और प्लस Ag का रिकवरी हो गया। मैंने भी तो यही कहा। यही कहा था, तो क्यों है? मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव, सो इट डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव, कब कहा था? सो कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सर जस्ट साक्षी जब अच्छा, सोच रही थी। copper being more reactive than silver, so it displaces silver from its solution। चलो अब देखिए कि state what happens। State what happens when ठीक है, hydrated copper sulfate is heated। hydrated copper ईशान sulfate is heated। gypsum is heated over 373 Kelvin। Washing soda is heated, ठीक है। Now electrolysis of brine solution is takes place।
gas is passed through slitted line. Through slitted line. चलो, हाँ, पहले का आंसर बताएं ईशान। तो मैं बताऊं? हाँ बोलो। When hydrated copper sulfate is heated, then it loses 7 water. 7 होता है नहीं, 5 पेंटा water of crystallization and converted into anhydrous copper sulfate. वो ऑफ वाइट कलर। अच्छा बताया है। When कॉपर सल्फेट, ठीक है, हाइड्रेटेड कैसे इतना आता है, कॉपर सल्फेट is heated, it loses its 5 water of crystallization, and get converted into white powder, of anhydrous copper sulfate, तो हीट करने से वो लूज कर देगा और क्रिस्टल भी उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। सर बस ओके, देखो CuSO4 5H2O है और हीट कर दो, और जबकि ये ब्लू क्रिस्टल है तो CuSO4 प्लस, तो ये वाइट पाउडर है या एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। सेकंड देखो, जिप्सम इज हीटेड, नाउ अंशिका, जिप्सम इज हीटेड ओवर 373 केल्विन। सर उसमें हाँ ना, सर CuSO3 प्लस उसका क्या नाम है, प्लास्टर बोलो नेहा। तो बता, नेहा बता। हाँ बोलो। हाँ हाँ, जो बनेगा उसका नाम तो बताना पड़ेगा ना। वो बोलो। जल जाएगा। कैल्शियम बॉन्ड प्लास्टर So CaSO4 2H2O और ग्रेटर देन 373 केल्विन, तो क्या बनेगा, CaSO4 2H2O हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, बर्न्ड। अगर किसी ने ऐसा कर दिया किसी कंपनी में, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तुमने इतना हमारा खराब किया समझ। जरा देखें, ये जिप्सम है, जिप्सम हार्ड मास। तो वॉशिंग सोडा एकलर है, वॉशिंग सोडा को गर्म करो, बताओ। Na2CO3, इसका फार्मूला क्या है वॉशिंग सोडा का? Na2CO3 plus H2O। हाँ सृष्टि, ऐसा Na2CO3 into 10H2O मतलब 10। और इसे हीट किया तो क्या बनेगा? सर Na2CO3 बनेगा, लाइक तो उसका क्या नाम? सोडा है। बहुत अच्छी बात है। Na2CO3 और प्लस 10H2O, it loses its water of crystallization and it is called soda ash। और ये है आवन सोडा, वॉशिंग सोडा, धोने के काम में आता है। रेलवे की चादरें धोई जाती हैं। फोर्थ देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ईशान, अभिषेक रिएक्शन बताओ पूरी, कभी कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम बताओ, कुछ भी बता नहीं रहे हो। ध्रुवांशी, नहीं आता। हाँ बोलो। NaCl plus हाँ, NaCl H2O 2H2O will ठीक है, वो तो कर लेंगे। बोलो। give NaOH हाँ। plus Cl plus H2।
प्लस Cl2 और H2 Cl2 प्लस H2, यहाँ लिखो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये है क्लोर एल्कली, क्लोर, इसमें कौन सा एल्कली बना है अभिषेक? बोलो, कोई एल्कली भी बन गया क्या? जैसे सिर्फ नाम है। क्लोरीन। बहुत अच्छी बात करती है। सो ठीक है, ये तो अच्छी बात कर। हाँ, आंसर। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, ये एल्कली है जो OH आयन रिलीज करते हैं, वही तो एल्कली कहलाते हैं, हमने कई बार बताया है। ये एल्कली है और क्लोरीन बना। एल्कली मैं पूछ रहा हूँ तो आप क्लोरीन बोल रही हो। अच्छा बेस पूछ रहे हैं ना। मैं एल्कली पूछ रहा हूँ, एल्कली का मतलब क्या होता है? चलो, अच्छा फिफ्थ साक्षी आप बता सकती हैं, बताइए क्लोरीन गैस को अगर CaOH होल ट्वाइस लाइन वाटर सोल्यूशन में मैंने क्लोरीन गैस पास कर दी तो क्या होगा? बोलो। H2 निकलेगा Cl2। ये ब्लीचिंग पाउडर जो कपड़े में से रंग उड़ा देगा, आपकी लाल शर्ट में डाल दो तो व्हाइट करके निकाल देगा। तो देखो CaCl2 plus H2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। किसी चलेगा वो कहाँ व्हाइट कपड़े में, व्हाइट लिनन में कोई दाग हो, यही डाल तो बिल्कुल व्हाइट बन के निकलेगा, सारे दाग छूट जाएंगे। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज डिकलराइजिंग एजेंट, कलर को हटा देता है। व्हाइट टी-शर्ट धोने के लिए काम करेगा। नाम बताओ इसका, क्या बताया अभी? हाँ, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर मुझे लगा कैल्शियम ऑक्सी तो ये क्लोराइड। और दूसरा नाम क्या है? केमिकल नेम bleaching ये ब्लीचिंग पाउडर, सबके घर में रहता है, व्हाइट कपड़े धोने के काम में आता है। जरा देखो Ca, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Ca में OH और दूसरा क्या है? और ये Cl है, तो इसमें से ये वाटर निकल गया क्या? और बाकी CaOCl2, सही है? तो ये चीज बन जाती है ब्लीचिंग अच्छा पाउडर। वो को भी जोड़ना। मतलब एक और रहेगा, तो ये क्या बना है जो यहाँ बना, ये देख लो OCl और दूसरी तरफ क्या रहेगा Cl। वही O जैसे ही पानी में डाला ठक से निकला और जहां उसने बॉन्ड बनाया वहीं का रंग उड़ा दिया। यहाँ O जो है डिकलराइजिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर किस काम में आता है? पेपर वेपर बनाने में, तो उसके कलर को व्हाइट पेपर बनाने में, महंगा पेपर बनेगा, washing glue ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ कपड़े 500 धोने रुपये में- का आता होगा। चलो germs powder जम्स की किलिंग में भी काम आता है। सो नेक्स्ट देखिए कि कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। सब आई हुई चीजें लिखवा रहा हूँ, इसमें जितने क्वेश्चन मैंने लिखा है सब बोर्ड के एग्जाम में आए, तो आ सकता है, कोई वो नहीं है। चलो इसी को कंप्लीट एंड बैलेंस, क्योंकि बुक ही बोर्ड के एग्जाम वाली है, तो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो मैं चाहता हूँ। सर किसी को गिफ्ट कर दीजिए। कंप्लीट आपको नहीं करेंगे, बैलेंस अभी बहुत मुश्किल से मिली है कहीं से। द फॉलोइंग कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग, जरा देखो CaCO3 प्लस HCl, तो इसको कंप्लीट करना है। और देखो Al प्लस HCl, इसको भी कंप्लीट करना है। और एक और है MnO2, ये बुक की रिएक्शन है, और प्लस HCl, तीन चीजों से रिएक्शन करना है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। सुप्रिया पहली रिएक्शन बताओ। मुझे आ गई। सुप्रिया को बताओ। नहीं शायद बताओ। अवनी मनीष CaCl चल कोई बात नहीं। साक्षी हाँ CO2 और H2 भाई एसिड की प्रॉपर्टी है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। अब उसमें कोई वो तो एसिड की प्रॉपर्टी है ना।
तो उसमें आप कितने शाई क्यों बन रहे हैं? एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सॉल्ट CO2 एंड वाटर। तो Cl2 हो गया तो 2 हो गया। अगली बताओ रिएक्शन। एसिड क्या मेटल से रिएक्ट करता है? करता है तो रिएक्शन बताओ। ये अमन क्या है? बोलो अभिषेक। और बैलेंस करो, बैलेंस भी करनी है। यहाँ 3 लगाएंगे तो ये फिर 3/2 लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, चलो 3 लगा के 3/2 करना चाहते हो और फिर इंटू 2 करना पूरे पे। तो 2Al प्लस 6HCl gives 2Al Cl3 प्लस H2। ठीक है, डबल तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3H है तो 3/2 H2 लिख दिया। अच्छा हाँ, एकलव्य बुक की रिएक्शन है MnO2 प्लस HCl। Cl2 हाँ। Cl2 MnCl2 plus H2O हाँ plus CO2। इसी का है। बुक से देखो, बुक की आखिरी पहले चैप्टर में है। हाँ, ये। तो मिल गई H2O और प्लस, अब देखो 4 Cl हो गए तो मैं यहाँ 4 लिख दूं और फिर यहाँ पर 2 लिख दूं, हो गया पूरा। सारे को बैलेंस हो। Cl एक्स्ट्रा कैसे निकल गया? Cl पहले ही चैप्टर की इक्वेशन है, यहाँ पर पूछा जाता है। अब नहीं बोलो इसमें क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। MnO2 तो रिड्यूस हो रहा है। जो Cl है वो क्या कर रहा है पहले ये बताओ। H को छोड़ रहा है, H H छोड़ रहा है तो H के छोड़ने को क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या लिख लो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और ऐसी भी कोई चीज है जो तुम्हें O को छोड़ती हुई प्रतीत हो रही है। Mn का क्या हुआ? तो लिखोगे MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to CO2। ऐसे पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो लिखो इस चीज को, that is reduction। अब देखिए now नहीं सर, वो 9th वाला मत मिटा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? हाँ लिख देता हूँ। तो मतलब the thing which is getting oxidized is known as reducing agent, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या कर रहा है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, तो तुम किसी को तो पकड़ा दोगे, टिका के आ जाओगे, तुम तो ऑक्सीडाइज हो गए। सो जो जिसने दूसरे को दिया, the thing which is getting oxidized acts as reducing agent। बहुत बड़ा तानी। रिड्यूसिंग एजेंट, तुमने रिलीज किया ना इलेक्ट्रॉन, तो किसी को तो पकड़ाया ही होगा। और द थिंग व्हिच इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर 9th वाला मत। ऊपर तक जाना। तो अब यहाँ पर देखो H2O की इलेक्ट्रोलिसिस हुई है और वो H2 बना है और O2 बना है और ये इलेक्ट्रोलिसिस है। तो आप मुझे बताइए एकलव्य, इसमें ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है? H2O is reduced to H2 हाँ, और H2O is reduced to H2 क्योंकि उसने वो छोड़ दिया है। रिड्यूस्ड, रिडक्शन और O2 is अच्छा प्रोडक्ट, ये समझ लो एकलव्य बहुत अच्छा बताते हैं कि प्रोडक्ट का भी कुछ होता है, वहाँ भूल ना जाना, यही तुम्हारी नैया डुबोएंगे। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? O2 होगा ना H2 मतलब प्रोडक्ट का ये कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर नहीं, पाएंगे। H2 होगा सर 2 मिनट। अरे प्रोडक्ट H2 is oxidized to H2O is oxidized to O2 क्योंकि H उसने छोड़ा है, H के छोड़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं और O के छोड़ने को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ईशान, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? बोलो। ऑक्सीडाइजिंग।
H2 होगा क्या? नो, इन्होंने कहा H2O ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और H2O ही रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इतना प्लेनली ट्रू बोल दिया। अरे सर आंसर बोलूँगा। चलो अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट एंड बैलेंस। सर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए। ओके, सर 30 पे कर दीजिए। चलो फर्स्ट इज Al plus CuCl2, second that is EbO plus HCl, and third is NH3 plus O2. चलो, so अर्पिता फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट करो। सर AlCl3 plus Cu। AlCl3 plus Cu, बैलेंस भी कर दो। बैलेंस से करते हैं। सर वहाँ AlCl3 के आगे 2 आएगा 2 आ गया और यहाँ पे Cl3 के आगे 3 आएगा। और यहाँ C के आगे 3 आएगा। सर AL से आगे। चल, अब इसके आगे अंशिका PbO plus HCl। PbCl। हाँ बोलो। PbCl2 PbCl2 ठीक है। और H2। H H2। इस रिएक्शन से क्या प्रॉपर्टी पता चलती है? कि अमोनिया ऑक्सीडेशन को जलाया जा रहा है। वो बता ही रही है कि दैट इज एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कितना अच्छा बता रही सर है। मुझे लगा और वो तुम सुनो, जब दुआनसी बता रही है उसको समझो ध्यान से। सर दोबारा बोलो। समझो, एसिड हमने क्या बताया, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो एसिड रिएक्ट्स विद देम टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यही तो उसने बोला है। समझो उस चीज को, समझ आ गई बात? एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन, तभी तो उससे वो रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो अब फिर से सुनना, आपकी गड़बड़ नहीं करना, बोलो हाँ। हर चीज ना आए तो यहाँ ये से। जो है वो मेटलिक ऑक्साइड की तरह काम करती है। ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि NO बन जाएगा इस बारे में पूछा था। और H2O बन जाएगा। तो अब जरा देखो, इसका नाम बताओ ध्रुवांशी। नाइट्रोजन ऑक्साइड। बहुत अच्छा, आप भी बताओ सृष्टि, नाइट्रोजन आप बताओ। NO हाँ बोलो। मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन। हाँ नाइट्रोजन। ये ठीक बता रहे। अरे वो बता दिया, बोले कि जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं उन्हीं है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, वही 4 बता रहे हैं। बता दिया उन्होंने। ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करें, ये 2 है, 2 वो तो हो गया, लेकिन इसकी बैलेंसिंग करो। ठीक है, तो अब इसकी बैलेंसिंग किस तरीके से की जाएगी? यहाँ 4 कर दिया, अब यहाँ पर देखो तो 4N भी होंगे, सर ऊपर वाला ऊपर में यहाँ 2 लगा दीजिए और दैट इज O2 है। इसकी बैलेंसिंग मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम के बाद सिखाऊंगा। जैसे ऐसी बैलेंसिंग होती है ना, तो वो थोड़ा सा ऑक्सीडेशन में बस होता है, टाइम इतना नहीं है, बट ये इसकी बैलेंसिंग है। इन दोनों को 4 कर दो, 5 6 मान लो आता है तो अब ये बैलेंस हो गया। हाँ, एक्स और वाई लेके जो किया जाता है वही मेथड है क्या? एक्स और वाई लेके भी कर दो, वो भी मेथड बता देंगे। चलो अब आगे देखो। नाउ क्वेश्चन दिया गया है, a small amount of quicklime is added to water in beaker. What do you infer from it?
फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, और सेकंड राइट केमिकल रिएक्शन। तो अभिषेक, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस? बोलो। CaO प्लस H2O से क्या बनेगा? और क्या हीट लिबरेट होगी? Exothermic highly. As heat is liberated during this reaction, so it is exothermic Yes. reaction. देखो इस बात को, as heat is Combination. liberated during this, so it is exothermic reaction. ठीक है। और स्लेटेड लाइन, ये स्लेटेड लाइन बन गया, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। स्लेटेड लाइन फॉर्म्ड, जो फॉर्म्ड इज यूज्ड फॉर वाइट washing. Now, इसके बाद लाइव हाँ भाई मैं तो लाइफ प्रोसेस का रिवीजन कराने में हो गया। देखो नीचे का हटा दे रहे हैं। Question 13. What happens when CO2 is passed to lime water in limit in excess? बोलो। नहीं, वही चीज है, CO2 को लाइम वाटर में डाला इन लिमिट, तो पहले क्या है सब? तो व्हाइट में टर्न मिल्की कलर का टर्न। ठीक है, तो लाइम वाटर में अगर मैं इसको डालूं तो फिर ये CO3 plus H2. प्लस H2 ये मिल्की कलर हो जाएगा, हाँ, और ये ट्रांसपेरेंट है। ज़्यादा फूंक मारने सीखते हैं। बोलो, और मान लो ज्यादा डाल दिया जाए तो वापस से ट्रांसफर। दोबारा हो जाएगा। तो CaCO3 प्लस H2O और प्लस CO2 और डालते जाओ, ये इन एक्सेस। तो एक्सेस में क्या होगा? CaH CO3 होल ट्वाइस, ये कलरलेस, तो ये कलरलेस हो जाएगा। ज्यादा CO2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। थोड़ा सा डाला तो दूधिया रंग हो जाएगा, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के पास करने पर यह फिर से रंगहीन हो जाता है। सर बस ब्लीचिंग पाउडर। A knife is used to cut fruits. Knife is used to cut fruit, and immediately it is immersed. It is immersed in blue litmus solution. Litmus solution changes into red. इससे क्या पता चलता वो है? फ्रूट में एसिड है, एसिडिक इन नेचर। Changes into red. इतनी बात हो गई। तो what does it infer? Infer. जरा देखो। सर क्या पता फ्रूट ही ना हो। तो इससे पता चलता है कि फ्रूट इज एसिडिक इन नेचर। अब जरा देखो कि pH वैल्यू के बारे में 2 लाइन बता दें, मान लो कभी क्वेश्चन आ गया। तो pH वैल्यू, it tells
अबाउट पोटेंसी, पोटेंसी या मतलब कितनी है ऑफ H प्लस आयन, ये किसके बारे में बताता है? सो अब pH वैल्यू किस कहाँ से कहाँ तक होती है? इट्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 14, समझ आई बात की नहीं? सो पोटेंसी का मतलब पावर, ये किसके बारे में बताती है? पावर. So pH value is negative exponent raised to 10. pH value क्या है? It is negative exponent raised to 10. And जो pH value है, so concentration को बताती है. नीचे वाला अच्छा ठीक है, जरा देखो, अगर मान लीजिए कि किसी का pH 4 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -4. जो भी pH है उसको किस पे चढ़ाओगे? 10 की पावर -4. और अगर मान लीजिए pH की वैल्यू 6 है तब क्या होगा? 10 की पावर -6. अच्छा, तो H प्लस की कंसंट्रेशन, इसको ब्रेसेस में लिखते हैं 10 की पावर, लेकिन ये मोल पर लीटर है. क्या चीज है? मोल पर तो लीटर. माइनस फिर से समझो. जाती है. हाँ, निगेटिव में इसकी पावर, इसको क्या कहेंगे बोलो? मोल, मोल पर लीटर. मतलब जैसे तुम किसी भी चीज में आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 kg में कितने ग्राम, तब आप क्या कहते हो? बोलो तो बोलो 4 kg में कितने ग्राम. 4 के आगे 1000 ग्राम लिख देते हो. और ऐसे अगर आपसे कोई कहे 4 मोल, तो 4 के आगे 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, H प्लस आयन. ऐसे समझो, समझ लो, कुछ ज्यादा नहीं है. मोल्स का मतलब है ये संख्या, तुम बस छोड़ दो 1 लीटर में इतनी संख्या. जैसे 4 kg 4 टाइम्स ऑफ 1000 ग्राम, 4 मोल, इससे ज्यादा मतलब नहीं है, बस ये संख्या छोड़ दो इसको. समझ आया? 4 मोल पर लीटर. अब मुझे बताओ ये ज्यादा pH है कि ये ज्यादा pH है? कौन ज्यादा एसिडिक है? वो ज्यादा. अब एक और चीज देखो, मेरा कहने का मतलब है एनी सॉल्यूशन कंटेन्स H प्लस आयंस एज वेल एज OH आयन, दोनों ही होते हैं. अगर H प्लस ज्यादा हुए तो एसिडिक होगा और OH ज्यादा हुए तो एनी सॉल्यूशन कंटेन्स H प्लस आयन एंड और दूसरा क्या होगा? OH आयन. तो और चलो उसको नोट करो जो बचा हाँ, हुआ, सर, वो थोड़ा सा ज़्यादा- नोट कर दो फिर हम आपको. सब तक पास हाँ ना, 4-5 ताकि एक चलना तो वही चलता है. नोट कहाँ तक कर दिया? अरे मेरा जितने जल्दी कैसे लिख दिया सर. आराम से लिखा. जो हम बोलते हैं बोलने पे लिख लिया करो, तो तुम्हें बोल नहीं लिखना. सर एक बार आई का कर लीजिए. हाँ? आई का कर लीजिए. नहीं आया मुझे भी नहीं आया. कर्वेचर पूछा ही नहीं जाएगा तो सर. मैम ने बोला कि हो सकता है वो आए. आई का कर्वेचर. हाँ, कि आई का कर्वेचर कैसे चेंज होता है. तो वो करते हैं ना सिलेरी मसल से वो क्रिस्टलाइन को चेंज कर तो देती उसके है. हिसाब से कर देते हैं. तो बस फिर मुझे आई पर तो वही बस यही कर्वेचर लिख कब देना. ज़्यादा होगा कब कम होगा. तो सिलेरी मसल कंप्रेस करती है तो उसका क्या होता है कि पावर ज़्यादा हो जाएगी. जब हम पास में चीज़ें करते तो ज़्यादा है ना? और जब एक रिलैक्स्ड आई है और एक स्ट्रेन्ड आई है, दूर वाली चीज़ है तो कर्वेचर कम होगा, पास पढ़ोगे ज़्यादा होगा. बता देंगे जो होगा. थोड़ी चीज़ इस पे बता दें फिर मिस नहीं होगी आपको. पीएच वैल्यू एक बार बता दें. हाँ बोलो. H2 क्या डेरिवेटिव होगा?
OH twice. किस वाले क्वेश्चन में? सर वो है ना CuO plus H2O gives क्वेश्चन नंबर COH twice ग्राफ में हीट है हीट हीट है और CaO है, CaO. कैल्शियम है वो। मैथ्स में लेके कवर करो। तुम लोगों ने बिल्कुल ठंडे का पूरा ठंडा करें। नहीं बिल्कुल नहीं इसका पूरा अपने जेल शेप पे डाल दो. तक नहीं चाहिए सही लग रहा था गर्मी लग रही है। क्या थोड़ा ठंडा तो हो ठंडा। सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट लगा आप लोगों की तरफ करें थोड़ा अंदर से सब आए तो बता। बता देना ज़्यादा ना हो जाए। हाँ लिखा हमारे मैम ने जो चैप्टर 2 दिन में खत्म किया। हमें तो पता करवाया तो नहीं, एक वीडियो दिखा दिया, थोड़ा पढ़वा दिया, खत्म। वीडियो किसका दिखा मोल समझ में आ गया? एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एक मोल है तो कितने पार्टिकल हो जाएंगे? अब पर लीटर में एक लीटर जरूरत नहीं, बट ये है थोड़ा सा हल्का माइंड में रहे कि एक मोल का मतलब एक संख्या है, तो बस यही है। डिलीट हो गया, लेकिन ये आगे के लिए बहुत की कॉन्सेप्ट है। अभी है हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई भी है तो पीएच की वैल्यू इतने मोल पर लीटर, एक लीटर में इतने आएंगे, समझ आई? 4 मोल, नहीं तो इतने, तो उसमें उसका मल्टीप्लाई कर मोल की जगह वो रख दो बस, ठीक है? चलो pH अच्छा इसमें 10 to the power -6 ज़्यादा है -6 बड़ा होता है कि -4? इसमें डेसिमल के आगे 4 जीरो जो के बाद बना है, इसमें 6 जीरो, कौन बड़ी चीज़ है? किसमें ज़्यादा, कौन ज़्यादा एसिडिक है? -6 -6 ज़्यादा बड़ा मानती हो? क्यों नहीं होगा हमें डबल पता लाइन में तो ऐसे ये मतलब 1/1 मिलियन है और ये 1/10,000 है, कौन बड़ा है? pH 4. और ना ये 1/10 to the power 4 है, अच्छा। ये 1/10,000 है और ये 1/। 4 और 6 में तो ठीक है, मैं मोल और मोल में समझ नहीं आ रहा। मोल कुछ नहीं, एक संख्या आई, एक मोल में इतनी संख्या, इतने H+ आए, ठीक है ना? मोल एक संख्या है बस, सर मोल में तो वैल्यू नहीं आएगी। मोल कुछ नहीं आएगा, बस आप मोल आप मन में रखो, कुछ नहीं, इतने जब संख्या हो जाए तो कर दो 1 मोल। अगर इतनी कचौड़ियाँ किसी बारात में तली जा रही है, कर दो 1 मोल कचौड़ियाँ तली जा रही है। इतने सर पे किसी के बाल हो, कर दो मेरे सर पे तो 1 मोल बाल। So it tells about की बात क्या? सर वो -23 होना चाहिए ना। हाँ बोलो। वो it tells about सर पोटेंसी पावर के बारे में बताता है H+ या कंसंट्रेशन। हाँ अभी मैं बताऊंगा, तब सवाल अभी थोड़ा पढ़ो फिर, ठीक है ना? अभी कुछ बता दें फिर तो हमें बताने में मजा आए, आपको पूछने में मजा आए, ठीक है? नहीं वो 23 प्लस का ही होता है। 23+ सब पार्टिकल्स है ना, संख्या बहुत सारी मिले तब 1 मोल हो। अच्छा क्या यही आएगा, ये डेफिनेशन आएगी, इसलिए मैंने लिखा दी। पीएच वैल्यू पे डेफिनेशन आएगी जरूर, बोर्ड में तो आता ही है, और अदरवाइज ये डेफिनेशन आएगी तो कल, एग्जाम के बाद आप थोड़ा डिटेल में समझो। हम डिटेल में बताएंगे। अभी आपको जरूरी बता देंगे, छूटेगा नहीं बस। चलो अब देखो कि जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है और OH आयन की कंसंट्रेशन है, चाहे वो बड़े से बड़ा एसिड हो या बड़े से बड़ा बेस हो, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 10 to the power -14 रहे, हमेशा। इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको क्या कहेंगे? आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक
तो मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हाँ जब दो उसके H+ और OH- को प्लस करोगे इतना है तो यही निकलेगा। ये निकलेगा। मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन समझो, ये फिक्स है, ये चीज क्या है, ये फार्मूला है, समझ आई? अब समझो, इफ अ सॉल्यूशन एज pH इज इक्वल टू 4, pH क्या है बताओ, 4 है, तो अब pH 4 हो गया, तो आप ध्यान दीजिएगा कि pH 4 है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, बोलो H+ आयन, इज इट एसिडिक और बेसिक? फिर से समझो, pH इतना तो H+ क्या हुआ, बोलो, ये ठीक है, बोलो। अच्छा फिर से समझो, pH का मतलब है दैट इज निगेटिव पावर रेज्ड टू 10, जो भी pH है वो और कुछ नहीं है, उतनी निगेटिव में पावर रेज कर दो। ये वो डेफिनेशन में पावर खाली H+ आयन की देती। फिर से समझे, अभी समझ लीजिए H+ इतना है, pH क्या बताया आपको, निगेटिव पावर रेज, ये समझ में आया था कि जो भी pH वैल्यू हो उसको क्या लिखोगे, निगेटिव पावर रेज। अच्छा अगर pH इतना है तो बोलो यहाँ से POH कितना हुआ, फिर से समझो, बोलो H+ आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना होता है, बोलो 10⁻⁻⁴ -14, और ये कितना निकला, -4 है, तो बोलो इसे कितना होना चाहिए, OH आयन की कंसंट्रेशन, बोलो 10⁻⁻14, जरा इससे डिवाइड करके तो देखो OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी हुई, 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻4, इसको नीचे ले आए, बोलो कितना आया, 10⁻⁻14 + 4, तो क्या 10⁻⁻10 मोल पर लीटर। अब बताओ एकलव्य कि H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा निकली कि OH की, ये ठीक बता रहे हैं कि H+ की 1 मिलियन ज्यादा है, कह रहे हैं इसमें 10⁻6 का मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ी बात है, यही तुम्हें डुबाएंगे। तो मान लीजिए कि 10⁻−10 है कि नहीं, 10⁻6 का मल्टीप्लाई करो तब हुआ है, कितनी ज्यादा है, 10 लाख गुना। सर वो OH के ना कहीं देखो OH की कंसंट्रेशन बताइए आपको कि नहीं उसी फार्मूले से, तो बोलो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिली, उसी फार्मूले में तो रखी, इसकी ये रख दी, तो इसकी कितनी आई ये, तो इससे इसकी कितनी ज्यादा है, 10⁻6 का मल्टीप्लाई उतनी गुना ज्यादा। तो अगर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो सोल्यूशन कैसा हुआ, एसिडिक हुआ, और तो इसलिए क्या लिखोगे, बोलो, समझ ही नहीं। हाँ, अभी आएगा समझ में, अभी तुम जल्दी समझने की कोशिश करते हो, एक कॉन्सेप्ट 2 मिनट में नहीं समझ में आता, फिर से समझो, इसी को मैं बार बार कई दृष्टियों से समझाऊंगा। H+ की कंसंट्रेशन किससे ज्यादा है, OH से, देखो इन दोनों में कंपैरिजन करो, ये है और ये है, तो इसलिए सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन इज एसिडिक। फिर से समझो, क्वेश्चन दिया जा रहा है इफ pH ऑफ सोल्यूशन इज 7, अच्छा साक्षी, किसी सोल्यूशन का pH 7 है, क्या तुम इसमें OH आयन की कंसंट्रेशन मन ही मन में कैलकुलेट करके बता सकते हो, 10 - 7 हुई, बस यही पूछना। तो अब इससे क्या पता चला, फाइंड नेचर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या आप लिखोगे, बोलो ये फार्मूला है, क्या है बताइए, -14। अच्छा बताओ H+ की क्या कंसंट्रेशन, इससे देके बताओ, -7 क्योंकि निगेटिव एक्सपोनेंट रेज्ड टू 10, pH का और POH का होता है, देख लो, अगर मान लें POH है तो उसकी वैल्यू अगर 4 है तो OH है, P एक है पोटेंसी है, P पोटेंसी के लिए। अब ये देखो 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, बोलो सही है, सही। अब कुछ लोग अगर ये देखो pH कितना है, इधर देखो pH कितना था 4, OH की कंसंट्रेशन कितनी निकली, तो POH कितना हुआ, pH + POH क्या हुआ
10 to the power minus लो 14 बोल लिए, Sorry, बोले ये 4 है, ये 10 है, और दोनों जोड़ दो तो 14 है। उन्होंने दूसरा फार्मूला बना दिया, है कि नहीं? जब pH 4 है तो बोलो POH एकलव्य क्या है? 10 to the power minus 14. बहुत अच्छा, देखो उसने भी बता दिया 10 है। अच्छा, कैसे एकलव्य ने कितने आसानी से बता दिया? तो ये कैसे? देखो, अब OH आयन की कंसंट्रेशन यहाँ बताइए, minus 10. बोलो। प्लस माइनस 10 to the power minus देखो OH की कंसंट्रेशन बताओ। 10 to the power minus 7. सही कह रहे हो। 7, sorry, 7. और +7 तो कितना आ गया? -7 मोल पर लीटर। तो बोलो H+ आयन ज्यादा है कि OH आयन? इक्वल है। तो इसलिए ये सोल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल जगह देखो। तो इस तरीके से जो H+ आयन है वो किसके इक्वल पाए गए? OH आयन। सो सोल्यूशन इज, और पहले में क्या लिखा था? एसिडिक था। तो 4 होने पे एसिडिक पाया गया था, क्योंकि वो 4 था तो वो बहुत ज्यादा था, इससे 10 लाख गुना ज्यादा है कि नहीं? और ये बराबर बराबर है, ये भी 7 -7, ये भी -7, डिवाइड करके देखा ना। तो सोल्यूशन क्या हुआ? इस बेसिक। नाउ एकलव्य, इफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है pH, बेसिक या न्यूट्रल? न्यूट्रल लिखो। इफ pH is 11, बताओ 10 to the power minus 1. pH is 11 तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। Basic, sir, basic. देन नेचर ऑफ सॉल्यूशन Basic. चेक करें। pH अगर 11 है तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10 to the power minus 11. तो pH है तो लिखो H+। कंसंट्रेशन हमेशा ब्रेसेस में लिखा जाएगा, और ऐसे ना लिख देना कि ये बिल्कुल गलत है, मोल पर लीटर नहीं लिखा इसमें, मोल पर लीटर। अब इसके बाद आयनिक प्रोडक्ट का फार्मूला लगाओ। H+ और OH minus is equal to 10 to the power minus 14. चलो, अब इससे आहाना तुम क्या मुझे बता पाओगे कि OH की कंसंट्रेशन कितनी है? सही है। तो 10 ये लिखो, 10 की पावर -11 और OH की कंसंट्रेशन और -14। तो बोलो OH की कंसंट्रेशन क्या हुई? -14 अपॉन 10 की पावर -11। तो क्या 10 की पावर -3 मोल पर लीटर आ गई? अब मुझे बताइए आहाना कि H+ की कंसंट्रेशन तुम्हें ज्यादा दिख रही है कि OH की? यदि OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सोल्यूशन बेसिक हो गया। इस चीज को लिखो कि, लिख लीजिए कि एज H+ की कंसंट्रेशन, इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। मनीष का पेन था। ये देख लो, मनीष ने बता भी दिया। सो सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। अब जरा देखो कि यहाँ पर ये pH की लाइन है, ये 7 है और ये कितना है? और ये 1 है, और इसके ठीक बीच में क्या होगा? और इसके ठीक बीच में तो 7 पॉइंट मार्क क्या है? बोलो pH की लाइन है, pH। तो ये न्यूट्रल हुआ, और अगर pH 14 हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है? 1 हो जाए तो strong. स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर स्थिति आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, और यहाँ NaOH की है। इसके ठीक बीच में CaOH बोल रहा है। इसके पहले थोड़ा और आगे इधर आ जाओ तो और छोटे मोटे बेस आ जाएंगे, जैसे वेजिटेबल है या दूसरे कुछ भी और होगा तो और आ जाएंगे। टूथपेस्ट आ जाएगा, टूथ जो भी तो बेसिक होता है, और हाथ धोने वाले सूप। ये देखो ये क्या हुए? बोलो यहाँ से यहाँ तक Weak base. वीक बेस, तो बेसिक इधर हिस्सा बेस का है। ये क्या हुआ? वीक बेस। और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? Weak acid. वीक एसिड। और उधर से weak strong. वीक एसिड जो
मिल्क है उसका पीएच 6 होता है, और ये 5 किसका होता है? कॉफी का। बताओ मिल्क से कॉफी कितने गुना एसिडिक है? एक यही सही बता सकते हो 10 to तुम? the power। ये कह रहे हैं 10 गुना। भाई एक पीएच बदलने में 10 पे 1 पावर बढ़ जाती है, तो 10 गुना ज्यादा एसिडिक नहीं हुआ? हाँ। कॉफी का पीएच कितना है? -5, और मिल्क का -6। तो ये कॉफी कितने गुना एसिडिक है? 10 गुना। 10 to the power 1। सही है। अच्छा यहाँ पर आता है नींबू। सही है। और इसके बीच में सिट्रिक एसिड और ये सब आएंगे, ये आएगा HCl, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और H2SO4? हाँ H2SO4? वो सब यही आएंगे बन के। तो ये कैसा एसिड है बोलो? 0 पे कौन आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। इतनी बात समझ में आ गई? तो पीएच की लाइन आपको समझ में आ गई? So this is how the pH is calculated. सर अब लाइफ Okay. सर रुकिए नीचे वहाँ नहीं। नोट कर लो कुछ चीजें तो हम करा देना, फिर जो बच जाएंगी वो तुम घर में भी कर सकते हो। सर थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन बता दो सर, बस ट्रांसपोर्टेशन। सर इस चैप्टर से तो कुछ नहीं है ना घर पे करने वाले। अपने आप को चैप्टर का सब होता है। वही तो सर कैसे बताएंगे? देखो एक और चीज कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और बेकिंग सोडा के बारे में बोलना, क्योंकि वो पता चल जाएगा, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर कंप्लीट। बाकी हमने करा दिया सब आपको इसी बेसिस पीएच भी अब कर लोगे ना। ये ब्लू कलर आएगा, पर्पल, और यहाँ रेड आएगा। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर आ जाए तो बोलो सबका वो मिक्सचर होता है, और एसिड में रेड कलर देता है और इसमें पर्पल, जैसा बुक में चित्र बना हुआ है। ठीक है। नाउ अगला एसिड में ब्लू कैसे दे दिया? देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई ड्राई HCl does not change the color of litmus paper of blue litmus paper। क्यों नहीं चेंज करती है मनीष? उतना कंटिन्यूशन सारे बता रहे हैं, तुम क्यों नहीं बता रहे? सर क्योंकि ब्लू रेड को चेंज करता है। हाँ बोलो। वाटर में रिलीज करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर तो वाटर से नहीं मिला। अच्छा ड्राई HCl आप बोलो। वो H प्लस आयन की कमी करते हैं तो वो HCl का क्या होता है? तो सो लिखो। अच्छा ऐसा ठीक ठीक लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। मैंने जब HCl is in molecular form। molecular form, ठीक है। It does not have any H plus ion। इसमें कोई H plus ion होगा? So it does not change the color of, इसका कलर नहीं चेंज करेगी, of blue litmus paper। अब देखो कि how baking soda is prepared and what are its uses। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि how baking soda, अगर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स की बात हो और बेकिंग सोडा की बात ना हो तो चैप्टर इज प्रिपेयर। बेकिंग सोडा अलग है। हाँ बेकिंग सोडा जरूर पूछा जाएगा। बेकिंग सोडा का इक्वेशन क्या? What are its यूजेस application? सॉरी फॉर्मूला। Also write, बबला देखो वो बता के नहीं, डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा। क्यों बताया ध्रुवांशी ने कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? बेकिंग सोडा खा सकते हैं, बेकिंग पाउडर से कपड़े धो सकते हैं। बहुत अच्छा। हम तो कहते हैं केक से कपड़े धो, तुम्हारा राज। केक लगाओ धो डालो। अच्छा बेकिंग पाउडर, अच्छा हाँ वो भी बेक कर देगा। मैंने सोचा सिर्फ सोडा का पाउडर है। कुछ बहुत अमीर लोग थे वो दूध से धुले कपड़े पहनते। मैं हंस भी नहीं पा रही इस खांसी के कारण।
चलो अब ये देखो हाउ द बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड। सो लिखिए अरे अब हो गया। चलो बेकिंग सोडा बनाने के लिए Na2CO3 तो जानते हो, ठीक है? Na2CO3 और CO2 प्लस H2 तो मिला दो तो क्या होगा? दैट इज NaHCO3 बन जाएगा। तो बेकिंग सोडा बनाने का क्या तरीका है कि इसमें ये दोनों चीजें डाल दो, सोडियम हाइड्रोमाइड एडिटर, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज फॉर्म। सोडियम कार्बोनेट पे क्या क्या पास कर दो, ठीक है? इन दोनों को अगर पास कर देंगे H2O और CO2, H2O और CO2 को पास कर दो तो क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब जरा देखो, मान लीजिए कि आप कहें कि भाई हमारे पास तो ये नहीं है, तो नमक तो किसी के घर में होगा, नमक में पानी डाल दो और CO2 पास कर दो, इतना तो कर लोगे। NaCl से तकलीफ हो जाएगी। NaCl और वॉशरूम चले जाओ वहाँ मुड़ी को। ये चारों चीज जब मिल जाए तो देखो NaHCO3 क्या क्या मिला? NaH और CO3 तो एक तो क्या बन गया? NaH और क्या क्या बना बोलो? दैट इज N, एक N है, दो H यहाँ बचे, दो H यहाँ बचे तो NH4 और Cl। ये भी आ गया। सर एक और बात फिर से समझो NaH और CO3, NaHCO3। अब क्या क्या बचा? N, देखो एक H वहां से गया, अब फिर भी एक H बच रहा है ना इसके पास, तो तुम चाहो तो H2O ना लिख के HOH लिख दो, HO। अब देखो NH4 और Cl, फिर से समझो क्या क्या यूज हो चुका है, क्या ये यूज हो चुका है? समझिए Na इसको घेरा बना दो, NaH और CO3, बोलो घेरा बन गया, NaHCO3 बना, NH4Cl। अच्छा अब ये जो NH ये है NaHCO3, क्या तुमने कभी सोचा है कि मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते होंगे, इसलिए ये बेसिक है। तो बेकिंग सोडा अगर तुम दूध में डाल दोगे तो क्या वो बेसिक हो जाएगा दूध? ये बेसिक है कि नहीं? मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं, और अगर बेसिक हो गया तो क्या बैक्टीरिया उसमें प्रोलिफरेट कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? तो दूध कभी खराब ही नहीं होगा। तो इसलिए जो दूधिया है या मिल्कमैन है वो दूध में क्या कर देता है? बेकिंग सोडा कर देता है और उसका पीएच वो 6 से 8 शिफ्ट कर देता है, तो पूरा दिन बेचा करता है। वो उसको बेसिक कर देगा, और जब तुम दूध उबालोगे तो उसमें खूब झाग आएगा, झाग को निकाल और कपड़े दो, केक से है ना। तो समझ आई बात? अब सुनो, फिर से समझो, ये किस नेचर का है? बेसिक है, क्योंकि हमने तुमको ये बात बता दी है कि मेटल बाइकार्बोनेट आल्सो रिएक्ट्स विद एसिड, तो क्या वे बेसिक नहीं हुए? जो चीज एसिड से रिएक्ट करती है, आपको पहले ये बात कभी बताई गई है क्या कि ये देख लो HCl से कौन रिएक्ट करता है? NaHCO3, Na2CO3 भी करता है, NaHCO3 भी करता है, Na2O भी करता है, सब करते हैं कि नहीं? मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल्स सभी तो करते हैं। बेस तो अब बताओ, तो ये बेसिक हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये बेसिक है और मैंने इसको डाल दिया दूध में, किसमें डाल दिया? दूध में डाल दिया, और दूध में डालने के बाद नाउ द पीएच, जो बैक्टीरिया है अपना उत्पादन 5 के पीएच पे करते हैं, और तुम ये कर दो 8, दूध का सो मिल्कमैन शिफ्ट्स
द pH, यानी क्या लिखो बताओ? हैं? सर इसमें जो गिनती उसी में डालते जाओ तो पहले न्यूट्रलाइज करेगा फिर और बढ़ा देगा, और डाल दो। देखो NaHCO3 इज बेकिंग सोडा, ये क्या है? बेकिंग सोडा। सर इसमें कुछ हेल्पफुल अभी बता रहा हूँ, इट इज गैस ज्यादा बनती है तो बस और धूप वो उस पर चीज बनती है। इट इज, ये कैसा बताइए? बेसिक इन नेचर। तो अब ये एक एप्लीकेशन आएगा या केस स्टडी, मिल्कमैन यूजेस इट, ये बेसिक है ना, सो एड्स इट इनटू मिल्क टू प्रिवेंट इट गेटिंग स्पॉइल्ड, उसको खराब होने से रोकने के लिए वो ऐसा करता है। अब वो मिल्कमैन क्या करेगा बताओ? ये बेसिक है और ये मिल्क का पीएच 6 है, 6 से 8 का देगा। तो देखो मिल्कमैन add it in milk to shift the pH of milk from acidic to basic. 5 minutes. ये इतना ना लिखो, 5 में लिखो, 5 कॉपी है। From acidic to basic, सर इसमें किसका फॉर्मूला है? दोनों ये है बेकिंग सोडा, और मुझे राइट ये अमोनियम क्लोराइड है, इसका कोई लेना देना नहीं। ऊपर वाला अच्छा ये भी है एक फार्मूला, ये आपकी बुक का है तो यही यूज करना, ये बुक में दिया है। ऊपर वाला भी रिएक्शन होती है बट ये क्या है कि आपका टेस्ट ट्यूब मेथड है, टेस्ट ट्यूब में करा। तो ये देखो, मिल्कमैन ऐड इट इन मिल्क टू शिफ्ट द पीएच ऑफ मिल्क फ्रॉम एसिडिक टू, हाँ, टू शिफ्ट pH of milk from acidic to basic. अब लिखो, in basic medium bacteria cannot reproduce, so our milk is prevented from getting spoiled. In basic medium bacteria can not reproduce, so our milk Is prevented from spoil. is prevented from getting spoiled. इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, अगर तुमने NaHCO3 है, ये भी थोड़ा सा साबुनी होता है, गर्म कर दो तो गर्म करने पे मनीष क्या होगा? Na2CO3 plus Na2CO3 और प्लस ये बन गया। और अगर तुमने इसको केक में डाल दिया मान लो और खूब सारा CO2 निकला तो खूब स्पॉन्जी बन जाएगा केक, क्या हवा भर जाएगी CO2? और मजे से खाओ। क्या ऐसा सोच रहे हो कि करना ठीक रहेगा? वो कह रहे नहीं करना ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि साथ में वॉशिंग सोडा बन गया, ये कड़वाएगा। मतलब अच्छा काम तो किया तुमने, खूब फ्लफी बना लिया, लेकिन जो वॉशिंग सोडा है, अब तो हमने साबुन ही डाल दिया कि साबुन सोडा जिससे कपड़ा वो बन गया साथ में। तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्ट्रिक एसिड डालते हैं जो इमली में होता है, टमारिंड में। तो क्या करेंगे? हाँ, तो वो बेकिंग पाउडर कहलाएगा। वास्तव में इसका बेसिक पना खत्म करने के लिए हम इसमें क्या मिला देंगे? टार्ट्रिक एसिड इज एडेड टू इट टू न्यूट्रलाइज इट। तो CO2 तो निकलेगी, इट मेक्स स्पॉन्जी, केक को क्या कर देगी? स्पॉन्जी एंड फ्लफी भी कर देगी और बेसिक नेचर भी चला जाएगा। तो अब उसका नाम बेकिंग पाउडर हो जाएगा। अभी बेकिंग सोडा बताया, और अब क्या है कि इफ टार्टरिक एसिड, टार्टरिक गेटिंग स्पॉइल्ड का हो गया, उसके बाद फॉर्मूला का क्या है? फार्मूले का मतलब है ये दूसरा यूज, कि अब दूसरा यूज समझो। तो ये CO2 तो निकालेगा ही, हमें इसका यूज करना ना केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए, पाइनएप्पल केक खाना, लेकिन कड़वाना नहीं चाहिए। हम लोगों ने बहुत समय तक कड़वे केक खाए, लेकिन अब ये टार्ट्रिक एसिड का 7 साल पहले फार्मूला है। तो जब लोग खाते थे तो कड़वाते थे, तो सब लोग बेकिंग सोडा ही डाला करते थे। तो क्या करा, पहली बार केक पैदा हुआ था भारत में। टार्ट्रिक एसिड इज एडेड, देख लो, टू बेकिंग सोडा, 2015 से पहले तो मैं बेकिंग सोडा, देन क्या होगा बोलो?
देन इट न्यूट्रलाइज, ठीक है, इट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। और ये किस लिए यूज होगा? इट इज यूज्ड इन बेकरी फॉर मेकिंग केक्स, पेस्ट्रीज। इट इज यूज्ड इन, या तुम्हें भटूरे बनाने हैं, इट इज यूज्ड इन बेकरी टू मेक केक्स फ्लफी। एक आखिरी लाइन और लिखो कि बेकिंग पाउडर इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। कहीं आग लगी हो तो बुझाने के लिए, It is also used. जैसे हमारे में वहाँ रखा है ना, तो बेकिंग पाउडर डाला जाए। तो बेकिंग सोडा, लिख लो इस चीज को, बेकिंग सोडा। पाउडर की बात मत करना, बेकिंग पाउडर तो खाने में यूज होता है, सबके किचन में रहता है, सोडा थोड़ी ना कोई रखेगा। अब बेकिंग सोडा, अगर मान लो तुमने बेकिंग पाउडर डालना भटूरे में, सोडा मत डालना। सोडा में बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर भी बेकिंग सोडा से ही बनता है, ऐसे गरम। हाँ, उसमें टार्टिक एसिड ऐड होता है। तो किचन में बेकिंग पाउडर खरीदना, बेकिंग सोडा लेके ना आना। जैसे पेट में एसिडिटी हो तो सोडा पीना, तब पाउडर थोड़ी ना पियोगे, क्योंकि तुम्हें एल्कली पीना है ना, पेट में HCl बन रहा है। तो इन केस ऑफ एंटासिड बेकिंग सोडा इज यूज्ड, इन केस ऑफ मेकिंग भटूरा बेकिंग पाउडर इज यूज्ड। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज सोडा। इससे ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है? बोलो। इससे ऊपर वाली लाइन, it is used in इट इज यूज्ड इन बेकिंग। कोई भी चीज बेकिंग करो, बेकिंग, ठीक है, टू मेक केक्स फ्लफी। अब ये देखो, इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जरा देखिए, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में दो चीजें हैं, बोलो। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में डालते हैं सोडा। हाँ, NaHCO3 है, और क्या उसकी बोतल इसमें लटकी हुई है, और नीचे क्या है, बोलो, H2SO4। तो जब उसको हिलाओगे तो क्या ये मिल जाएंगे? तो अब बोलो H2SO4 और NaHCO3, ये क्या सोडा है और ये एसिड है। अच्छा, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4 Na2SO4 चलो 2 लगा दिया, और बोलो H2H2O। CO2 प्लस CO2। तो H2O जो बन रहा है, क्या ये कूलिंग करेगा और CO2 बनेगा? तो ये जो प्रेशर से जो गैस बनेगी CO2 की, वो H2O को स्प्रे कर देगी और सारी आग बुझ जाएगी। तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर के काम में आता है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या बताई? बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज, सोडा एसिड फॉर, ये सही बात कह रहा है, एज एंटासिड ड्यूरिंग एसिडिटी। जैसे ये बोल रहा है कि मान लो, जिसे मालूम होगा वो इनो क्यों पिएगा, वो बेकिंग सोडा पिएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एंटासिड as antacid to smooth, relieve us from acidity, us from टार्टिक एसिड कैथे में होता है, इमली में होता है। फॉर्मूला का क्या रिलेशन है इससे? इस वाले में ये दिखाया गया जो CO2 निकलती वो ट्रैप हो जाती है। सर मतलब ये दोनों फॉर्मूला लाइन लिखे हैं, उससे तो रिलेटेड है ना? ना इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन काम क्या हो रहा है, जो CO2 निकल रहा है वही यहाँ ट्रैप, उसको फ्लफी बना रहा है। मतलब और अलग लेकिन इसको काउंटर कौन कर रहा है? टार्ट्रिक एसिड। ये मिला दिया तो उसका कड़वापना चला गया। सर वो क्या है? यूज एज एंटासिड, इतना ही रखो। थैंक यू सौम्या।